नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम रीढ़ से संबंधित साइकोलॉजी को देख रहे थे। मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। रीढ़ के अंतर्गत 30 नंबर का साइकोलॉजी आता है, हम सब इसको जानते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मैं रीढ़ से संबंधित जो साइकोलॉजी के चैप्टर है, जो साइकोलॉजी के टॉपिक है, उनके जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, फिर बता रहा हूँ मैंने नोट्स तैयार किए हैं एनसीईआरटी से और अरुण कुमार सिंह AK सिंह की बुक आती है उससे, और बाकी अदर एक दो जो बुक मेरे पास और रखी हुई थी उनसे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आपने रीट में अब तक जो भी पढ़ा होगा उसमें आपके पढ़े हुए जो ज्ञान आपके पास में है मनोविज्ञान से संबंधित, उस ज्ञान में आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जानने को जोड़ने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है मित्रों। और मैंने एक वीडियो से पहले अपलोड कर दिया है, वो करीबन 1 घंटे का है। उसमें मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की है। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इसका साइकोलॉजी का, तो आप उसको देखें और इस वीडियो को भी देखें मित्रों, जिससे कि आपको मनोविज्ञान को सीखने में, समझने में और नोट्स बनाने में सहायता मिल सकेगी। कुछ दिनों बाद में मैं इसका वीडियो का PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा, वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्या है क्या नहीं है देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, वियना राष्ट्रीय के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 प्रवृत्तियाँ बताई है। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 प्रवृत्तियाँ बताई है। इसमें आता है एक इदम या इसको हम इड भी बोल सकते हैं। इसके बारे में फ्रायड ने क्या बताया? मन को जो अच्छा लगे वो कार्य करने वाली प्रवृत्ति, मन को जो अच्छा लगे वो कार्य करने वाली प्रवृत्ति होती है इदम फ्रायड के अनुसार। इसमें सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि जिस व्यक्ति में इड की अधिकता होती है, जिसमें इदम अधिक होता है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से खुद सुख लेने की चेष्टा रखता है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों को परेशानी देकर खुद सुख चाहता है, खुद को आनंदित महसूस करता है। जिसके अंदर इड की प्रबलता होती है, जिसके अंदर इड ज़्यादा होता है, इदम ज़्यादा होता है। ठीक है, और फ्रायड ने क्या बातें बताई वो देखते हैं। फ्रायड के अनुसार इड आनंदवाद पर आधारित है और इड को अचेतन मन का राजा भी कहते हैं। इड को अचेतन मन का राजा कहते हैं। ये लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगी। अचेतन मन का राजा किसे कहा जाता है? तो वहाँ पर आंसर होगा हमारा इड। अगला हम देखते हैं, इड को दानवी, आसुरी, तामसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। दानवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे लोगों को कष्ट देकर, दूसरे लोगों को परेशानी देकर खुद आनंदित रहने का प्रयास करता है, जिसमें इड की प्रधानता होती है। इसलिए फ्रायड ने इड को दानवी, आसुरी, तामसिक प्रवृत्ति कहा है। आगे देखते हैं, ईगो अहम, इसे कल्पना तथा यथार्थ से समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति भी कहते हैं। यह प्रवृत्ति यथार्थवाद अर्थात वास्तविकता पर आधारित होती है। ईगो के बारे में और क्या कहा फ्रायड ने, देखते हैं आगे। इसे फ्रायड ने मानवीय, यहाँ पर यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आराम से बोल के आपको बता रहा हूँ, इसे फ्रायड ने मानवीय अथवा राजसी प्रवृत्ति भी कहा है। तो यहाँ पर निम्न में से किसे फ्रायड ने मानवीय राजसी प्रवृत्ति कहा है? तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा ईगो अहम। ठीक है, तीसरी जो मन की प्रवृत्ति बताई फ्रायड ने वो है सुपर ईगो। इसी को हम परम अहम भी कहते हैं। फ्रायड के अनुसार यह नैतिकता तथा सामाजिकता की भावना वाली प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति आदर्शवाद पर आधारित है। यहाँ पर फिर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, एक दो कुछ में हम पेजेस में लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर मैं आराम से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यह प्रवृत्ति आदर्शवाद पर आधारित है। यानी कि किस प्रवृत्ति को फ्रायड ने आदर्शवाद पर आधारित माना है? तो वहाँ पर होगा सुपर ईगो। यहाँ पर हमने देखा है इड
ईगो और सुपर ईगो। इनमें से ये ईगो इड में और सुपर ईगो में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये ध्यान में रखना है, इड में और ईगो सुपर ईगो में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है ईगो। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रायड ने इसे देवीय या सात्विक प्रवृत्ति भी कहा है, किसे? सुपर ईगो को। और सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। इसी मन को कुछ लोग चेतना भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए, लेकिन इसी मन को कुछ लोग चेतना भी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चेतना के प्रकार, कुछ लोग बोलते हैं मन के प्रकार। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। चेतन मन कितना होता है? 1/10 भाग, और अचेतन मन होता है 9/10 भाग। ठीक है। मनोलैंगिक विकास कैसे होता है बच्चों में, बालकों में? मनोलैंगिक विकास कैसे होता है? फ्रायड का मानना है कि लैंगिक ऊर्जा हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। फ्रायड इस लैंगिक ऊर्जा को लिबिडो की संज्ञा देते हैं। यानी कि फ्रायड लैंगिक ऊर्जा को किसकी संज्ञा देते हैं? लिबिडो। किसकी संज्ञा देते हैं? लिबिडो की संज्ञा देते हैं फ्रायड। किसको? लैंगिक ऊर्जा को, सेक्सुअल एनर्जी को फ्रायड लिबिडो की संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 5 अवस्थाएं आपको ध्यान से देखना है और याद में रखना है, लिखना है। मुखा अवस्था, यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिखा हुआ इसमें मुखा अवस्था या मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष होती है। दूसरी, इसी के इन्होंने 2 भाग बताए हैं, मुखवर्ती आक्रामक अवस्था और मुखवर्ती निष्क्रिय अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है गुदा अवस्था या गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। इसका समय इन्होंने बताया है 2 से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था जो बताई है वो है लैंगिक या यौनांग अवस्था। लैंगिक या यौनांग अवस्था, फेलिक स्टेज 4 से 6 वर्ष। ठीक है। यहीं पर लैंगिक या यौनांग अवस्था के दौरान ही लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है और लड़के में ओडिपस ग्रंथि विकसित होती है। यहाँ पर मित्रों फ्रायड ने बताया कि 4 से 6 वर्ष के अंतर्गत लड़की में ये इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, जिसके कारण से 4 से 6 वर्ष की उम्र में बालिका अपने पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित रहती है बजाय अपनी माता के। और लड़के के बारे में कहा है कि 4 से 6 वर्ष की आयु में लड़के में ओडिपस नाम की एक ग्रंथि विकसित होती है, जिसके कारण लड़का अपनी माता की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है बजाय पिता के। 4 से 6 वर्ष के बच्चों में हमको ये चीज़ आराम से देखने को मिल सकती है कि लड़की जो होगी वो अपने पिता के पास में ज़्यादा रहती है और लड़का अपनी माँ के पास में रहता है। ये ग्रंथियाँ कोई हमारे शरीर में विकसित नहीं होती है, ये एक मानसिक ग्रंथियाँ है जो 4 से 6 वर्ष के दौरान बच्चों में विकसित होती है, उसके बाद में अपने आप समाप्त हो जाती है। चौथी अवस्था बताया फ्रायड ने अव्यक्त या अप्रगटीकरण की अवस्था। इसका समय बताया 7 से 12 वर्ष। फ्रायड ने कहा है कि इस अवस्था में लैंगिक एक मिनट रुकना मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ महसूस हो रहा है। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखना पड़ेगा। चलो चलते हैं।
लैंगिक या यौनांग अवस्था ये हो गई हमारी अव्यक्त या अप्रकटीकरण की अवस्था 7 से 12 वर्ष माना है। फ्रायड ने कहा है कि इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अपना मार्ग बदल लेती है और वह अन्य जगह जैसे खेलकूद, चित्रकारी, सृजनात्मकता इत्यादि में प्रकट होने लगती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। और ये अवस्था कौन सी होती है? ये अवस्था होती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था की यहाँ पर हमने पढ़ा है बाल्यावस्था में भी फ्रायड ने यही बात कही थी जो बात यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे खेलकूद, चित्रकारी, सृजनात्मकता इत्यादि में लैंगिक ऊर्जा प्रकट होने लगती है, अव्यक्त रहती है, यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। 5वीं अवस्था बताइए फ्रायड ने, जनन अवस्था 13 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक में स्वमोह आत्म प्रेम पाया जाता है। स्वमोह आत्म प्रेम पाया जाता है। स्वमोह आत्म प्रेम नार्सिज्म पाया जाता है। इसमें क्या होता है? बालक अपने आप से ही मोहित होने लगता है। 13 वर्ष के बाद बालक अपने आप से मोहित होने लगता है। ये प्रवृत्ति किशोरावस्था में ज़्यादा पाई जाती है। किशोर अवस्था में ये प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें फ्रायड ने बताया इस अवस्था में, जनन अवस्था में इस अवस्था में बालक में स्वमोह आत्म प्रेम पाया जाता है। दूसरा, विषम लैंगिकता पाई जाती है। विषम लैंगिकता मतलब इस अवस्था में बालक विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। बॉयज़ गर्ल्स की ओर और गर्ल्स बॉयज़ की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक विकास। आरंभिक 3 वर्षों में शारीरिक विकास की दर बहुत तीव्र होती है। आरंभिक 3 वर्षों में शारीरिक विकास की दर बहुत तीव्र होती है, लेकिन किशोरावस्था के अंतिम समय में धीमी हो जाती है। किशोरावस्था के आरंभिक 3 वर्षों में विकास व वृद्धि शैशवावस्था के समान पुनः तीव्र हो जाते हैं। मूल यौन गुण तथा गौण यौन गुण लड़कियों में लड़कों से 2 वर्ष पूर्व आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप आराम से सुनने का प्रयास करें। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूल यौन गुण तथा गौण यौन गुण लड़कियों में लड़कों से 2 वर्ष पहले आ जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। और विशेष महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ रूटिंग किसे कहते हैं? तो जब हम छोटे बच्चे के गालों को एवं होठों को छूते हैं तो उस समय पर वो अपना मुंह खोलता है और अपने सिर को घुमाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर बनता है कि छोटे बालक के गालों एवं होठों को छूने पर वह अपने मुंह को खोलता है, अपने सिर को चारों ओर घुमाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं रूटिंग। स्टेपिंग, समतल पर खड़ा करने पर पैरों में होने वाली लयात्मक गति को स्टेपिंग कहा जाता है। और ये बोबंस्की क्या है? ये बोबंस्की है। बालक के पैरों को तलवों को ठोकने पर, यानी कि हम बालक के पैरों को जब ठोकते हैं, बालक के तलवे जो होते हैं उनको तो स्पर्श करते हैं, उस समय वो उंगलियों को ऊपर नीचे की ओर मोड़ता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? बेबिंस्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबिंस्की। ठीक है। मोरोकिस क्या है? मोरोकिस, अचानक तेज ध्वनि होने पर बालक अपने शरीर को ऊपर उठाता है। अचानक तेज ध्वनि होने पर बालक अपने शरीर को ऊपर उठाता है और अपनी बाएं इस प्रकार से फैलाना चाहता है जैसे मानो वो किसी को पकड़ना चाहता हो। तो इस प्रकार की क्रिया को जब बालक करता है तो उस क्रिया को मोरोकिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मोरोकिस। आगे जो है डार्विनी, उंगलियों व हथेलियों की मजबूत पकड़। हम जब छोटा बच्चा होता है उसकी हथेली में जब अपनी उंगली रखते हैं तो अपनी उंगली को वो आराम से मजबूती से पकड़ लेता है और इसी को कहा जाता है डार्विनी। ध्यान में रखना, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आराम से यहाँ से बन सकता है डार्विनी को लेकर। टॉनिक नेक, लेटे हुए शिशु द्वारा अपने चेहरे को हाथ व पाँव की दिशा में मोड़ना टॉनिक नेक कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉनिक नेक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉनिक नेक। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? लेटे हुए शिशु द्वारा अपने चेहरे को हाथ व पाँव की दिशा में मोड़ना क्या कहलाता है? टॉनिक नेक। क्यूइंग, शिशु का अपनी माता से किया गया संप्रेषण क्यूइंग कहलाता है। शिशु का अपनी माता से किया गया संप्रेषण बातचीत क्या कहलाती है? क्यूइंग कहलाती है। क्यूइंग कहलाती है। ठीक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
वंशानुक्रम, वातावरण, संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन, ये सब हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। विशेष रूप से ध्यान में रखना है, शारीरिक विकास पर शिक्षक व विद्यालय का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर शिक्षक व विद्यालय का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ता है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, संवेगात्मक, सामाजिक समायोजन का बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा अधिगम। अगला टॉपिक हमारा अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है मित्रों? यहाँ पर सीखना। अब अधिगम का थोड़ा सा अर्थ हम देखते हैं। अधिगम का अर्थ हम अनुभव के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमताओं में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को मान सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना है, कई किताबों में हमको स्थायी भी मिलता है। स्थायी भी ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में आता है अधिगम का अर्थ है व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों, तो वहाँ पर हमको अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को समझना होगा। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हमारा आंसर करना होगा। ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान में आपको विशेष रूप से रखना है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँ तो जैसे मान लो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का अर्थ होगा यहाँ पर लंबे समय तक रहने वाला। लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष तक। जैसे यदि हम स्टोव गैस चूल्हे के ऊपर कुछ गर्म कर रहे हैं, गर्म करते समय हमने भगोनी जो रखा हुआ है उसको हम तुरंत उठा लेते हैं, तुरंत उठाते हैं तो वो गर्म होता है, उससे हमारी अंगुली जल जाती है। अब इससे हमको ये अधिगम हो गया, ये पता लग गया, ये सीखने को मिल गया कि यदि हम गर्म भगोनी छूते हैं तो हमको जलन होगी, हमारा हाथ जलेगा। अब ये अधिगम हो गया। ये अधिगम हमारे व्यवहार में 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष के लिए रह सकता है। कभी ना कभी भविष्य में ऐसी घटना आएगी कि हम फिर से उस भगोनी को फिर से उसको नंगे हाथ से पकड़ लेंगे, बिना किसी कपड़े के पकड़ लेंगे और फिर से हमारा हाथ जलेगा। तो वो कुछ समय के लिए हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन स्थायी रहा, फिर वो अस्थायी हो गया। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम का अर्थ। यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है। व्यवहार में कुछ परिवर्तन दबाव के कारण भी आता है, थकान के कारण भी आता है, लेकिन इसको अधिगम नहीं माना जा सकता, क्योंकि थकान के कारण, दवाइयों के कारण हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं वो अस्थायी होते हैं। इसी कारण से इनके कारण हमारे व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को हम अधिगम नहीं मान सकते। उन परिवर्तनों को ही अधिगम माना जाता है जो अभ्यास एवं अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में होते हैं और जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। परिभाषा किसकी है? जेपी गिलफोर्ड की। किसी नई बात को जानना ही अधिगम है, वुडवर्थ। सीखना विकास की नवीन प्रक्रिया है, वुडवर्थ। सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है, वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ। सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन है, गार्डनर मर्फी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है, ये किसने कहा है? चार्ल्स ई स्किनर ने। चार्ल्स ई स्किनर ने ये परिभाषा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है, स्किनर वाली। सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, अपितु इसके आगे भी कुछ है। सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, अपितु इसके आगे भी कुछ है। यह परिभाषा किसकी है मित्रों? यहाँ पर एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। ठीक मित्रों, यहाँ पर देखते हैं परिभाषा का। यहाँ पर ये परिभाषा किसने दी है? सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, अपितु इसके आगे भी कुछ है। तो ये परिभाषा है स्किनर की। किसकी है? स्किनर की, चार्ल्स ई स्किनर की। ठीक है, आगे देखते हैं।
सीखना आदत, ज्ञान, मनोवृत्ति का अर्जन है। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। ठीक है, आगे देखते हैं हम अधिगम के सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसके अन्य नाम देख लेते हैं। पहले उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी इसको बोलते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। ये एक ही सिद्धांत के नाम है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के। और इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। कब दिया था इन्होंने? 1898 में। एनिमल इंटेलिजेंस इनका ये एक शोध पत्र था। एनिमल इंटेलिजेंस इनका ये एक शोध पत्र था। इसी के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक रहने वाले कहाँ के थे? यूएसए के निवासी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। व्यवहारवाद का जनक की बात करें तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को अधिगम का आधार माना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे दृष्टिकोण से अगर सोचना चाहूँ तो इस प्रकार से भी आ सकता है कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को अधिगम का आधार माना है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का आधार किसे माना है? संबंध को। किस किस के बीच संबंध बनेगा? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनेगा वही सीखने का आधार होगा। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम भी दिए हैं, जिनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। अब इनमें से मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम इनके 3 है। मुख्य नियम इनके 3 है और बाकी गौण नियम इनके 5 है। गौण नियम 5 है, मुख्य नियम 3 है, गौण नियम 5 है। कुल मिलाकर थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए थे। तो यहाँ पर देखते हैं हम मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसे तत्परता के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ रेडी, तैयारी का नियम। अभ्यास के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उपयोग का नियम। या फिर प्रभाव के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, संतोष का नियम। ठीक है, यहाँ पर यदि आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो, तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव आएगा, तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव आएगा। ये मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम देखें हम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। इसी को मानसिक स्थिति के नियम को ही मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं और मनोवर्ती का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे आत्मीकरण, पूर्व अनुभव का नियम या सादृश्यता का नियम। तत्परता के नियम से संबंधित 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है थॉर्नडाइक ने। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उससे कार्य करने के लिए दिया जाता है तो वह उस कार्य को तत्परता से कर लेता है, जिससे उसे संतोष पैदा होता है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता तो उसमें खीज उत्पन्न हो जाती है। ये ध्यान में रखना है, खीज उत्पन्न हो जाती है, खीज उत्पन्न हो जाती है, ध्यान में रखना है, खीज। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो और उसे कोई कार्य करने के लिए नहीं दिया जाए, उस समय पर व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है? खीज उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मित्रों, एनसीईआरटी की बुक में। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, जहाँ से हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ गाइडों को पढ़ते रहते हैं। लिया एक बुक 50 रुपये की, 100 रुपये की और उसी को पढ़ लिया, सोचा मनोविज्ञान तैयार हो गया, नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी है, यदि आप पढ़ो एनसीईआरटी के अंदर तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ें आपको सार रूप में बहुत मेहनत करने के बाद में मिलेगी। वो सब बातें मैं आपको मेहनत करने के बाद में सार रूप में निकाल कर यहाँ पर डालने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मित्रों इसको शेयर कर देना, कमेंट्स करना और अपने मित्रों को ज़रूर बताना ताकि उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी मित्र, मेरे दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मनोविज्ञान के लिए एक अच्छा मटेरियल
मटेरियल तैयार मिल जाए, आराम से वो अपने मनोविज्ञान को तैयार कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे नोट्स में से जो भी अपने नोट्स बनाएगा, तैयार करेगा, उसका मनोविज्ञान बहुत अच्छा होगा और वो अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल कर सकेगा। फैक्ट मैं यहाँ पर सीधा आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ समझाने की है उसको भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिस प्रकार से किताब में समझाया गया है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता और उसे ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाया जाता है, तब भी उसमें खींच उत्पन्न होती है। खींच उत्पन्न होने का दो कारण है मित्रों यहाँ पर। एक तो व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो और कार्य करने नहीं दिया जाए तब भी खींच उत्पन्न होगी, और जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो और उसे ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाए तब भी उसमें खींच उत्पन्न होती है। ठीक है। थॉर्नडाइक सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? कक्षा शिक्षण में उपयोगी है, छात्रों को नवीन ज्ञान कराने के लिए तत्पर करने में उपयोगी है, छात्रों को पुरस्कार देने में उपयोगी है, क्लास वर्क होमवर्क का अभ्यास करवाने में उपयोगी है, छात्रों के प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचाकर उन्हें संतोष कराना इसमें उपयोगी है, गणितीय संक्रियाएं सिखाने में उपयोगी है, शुद्ध उच्चारण सिखाने में भी उपयोगी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब यहाँ पर मैंने लिखा है उच्चारण। उच्चारण क्या है? उच्चारण मित्रों एक गामक कौशल है। गामक कौशल है और सूक्ष्म कौशल भी है। हमने पढ़ा है ये कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल सूक्ष्म, स्थूल कौशल होता है और एक होता है सूक्ष्म। दो प्रकार कौशल हमने पढ़ा है। इंग्लिश में स्थूल को बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और सूक्ष्म को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। मानव गामक कौशल तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग सीखना, ड्राइविंग करना, टाई बांधना आदि कौशल सीखना प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर म्यूजिक के सुनने को आपको मिल गया होगा, थोड़ा सा बाजार से ट्रक होके गुजर रहा है तो मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार। मानव गामक कौशल तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग, ड्राइविंग, टाई बांधना आदि कौशल सीखना प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। तैरना भी हम गलती करके सीखते हैं, साइकिल भी हम गलतियां करके सीखते हैं, टाइपिंग भी हम गलतियां करके सीखते हैं, ड्राइविंग भी गलतियां करके सीखते हैं, टाई बांधना भी गलतियां करने के बाद में सीखते हैं। तो ये सब सारे जो सीखने के कौशल है किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है, इसलिए यह छोटे एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है? छोटे एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए। क्यों? क्योंकि करके सीखने पर आधारित है, ट्रायल एंड एरर के द्वारा करके सीखने पर आधारित है, गलतियां के द्वारा करके सीखने पर आधारित, इसलिए छोटे और मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी माना जाता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादक माने जाते हैं कोहलर और कोफका और वर्दीमर। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं A.K. सिंह की बुक में, अरुण कुमार सिंह की बुक में प्रतिपादक के रूप में सिर्फ कोहलर और कोफका का नाम लिखा हुआ है, कोहलर और कोफका का, वर्दीमर का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन हमको तीनों का नाम ध्यान में रखना है, किसके प्रतिपादक कौन कौन है? कोहलर है, कोफका है और वर्दीमर है। उपनाम पूर्णाकार, समग्रतावाद, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, इनसाइट लर्निंग, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। गेस्टाल्ट किसी समस्या अथवा प्रकरण को समग्र रूप से होल पूर्ण रूप से देखने पर, सोचने पर बल देता है तथा गामक क्रियाओं के बजाय कल्पना, चिंतन, तर्क। गेस्टाल्टवाद गामक क्रियाओं के बजाय किस पर बल देता है? कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान पर बल देता है तथा प्रत्यक्षीकरण जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं को महत्वपूर्ण मानता है। सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है, जो कि एक प्रकार का आहा अनुभव है। यानी कि सीखने को गेस्टाल्टवादियों ने क्या माना है? आहा अनुभव, ये ध्यान में रखना है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार आपको ये ध्यान में रखना है कि गेस्टाल्टवादियों ने सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा है? आहा अनुभव। कुछ सीख गया तो आहा अनुभव उनको महसूस हुआ।
सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थिति है वह उसका ठीक ढंग से निरीक्षण करे। गेस्टाल्ट सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है? इकाई योजना, यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम के निर्माण में गेस्टाल्टवाद उपयोगी है। प्रायोजना, समस्या समाधान विधि भी गेस्टाल्टवाद की देन है। या हालांकि प्रायोजना विधि के जनक माने जाते हैं यहाँ पर किलपेट्रिक, ये टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है किलपेट्रिक। लेकिन यहाँ पर प्रायोजना का आधार कौन सा सिद्धांत बना, तो वो होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत भी गेस्टाल्टवाद की देन है। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं जिनका शीघ्र समाधान आवश्यक हो, उनमें भी गेस्टाल्टवाद उपयोगी है। ये ध्यान में रखना है, आपको दिख नहीं होगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुना रहा हूँ। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर की ऐसी समस्याएं जिनका शीघ्र समाधान आवश्यक हो, उनमें भी गेस्टाल्टवाद उपयोगी है। गेस्टाल्टवाद समस्या समाधान को अनुभव की संज्ञा देते हैं। गेस्टाल्टवाद रटने के बजाय समझने पर बल देता है, अतः यह उच्च स्तर की कक्षाओं के बालकों हेतु उपयोगी है। उच्च स्तर की कक्षा के बालकों हेतु उपयोगी है। जबकि थोंडाई का उद्दीपक अनुक्रिया हमने देखा वो किसके लिए उपयोगी है? छोटे स्तर के बालकों हेतु उपयोगी है, और ये उच्च स्तर के बालकों हेतु उपयोगी है। सूझ द्वारा सीखे गए कौशल का छात्र एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है, क्योंकि सूझ अचानक होने वाली प्रक्रिया। सूझ कैसी प्रक्रिया है? सूझ अचानक होने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि चिंतन कैसी प्रक्रिया, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? सूझ कर्मिक होती है। कथन किसका? डंकर का। अगला सिद्धांत हमारा क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादक है इवान पेट्रोविच पावलोव। क्लासिक अनुबंध सिद्धांत के जो उपनाम है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, आर्य सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सब क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत के उपनाम है। सभी हमको ध्यान में रखना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आगे क्या लिखा है? पावलोव ने सीखने का आधार अनुबंधन को माना है। पावलोव ने सीखने का आधार किसे माना है? अनुबंधन को माना है। अनुबंधन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन से अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित हो जाता है। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपक किसे कहा जाता है? यूसीएस को, यानी कि भोजन को, के साथ कृत्रिम उद्दीपक सीएस माने ध्वनि का साहचर्य स्थापित किया और सिद्ध किया कि अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया भोजन के बजाय ध्वनि से अनुबंधित हो जाती है। तो यहाँ पर मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है कि पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन किससे बनता है? तो अनुबंधन बनता है ध्वनि से, अनुबंधन बनता है सीएस से। यहाँ पर देखते हैं हम उद्दीपक अनुक्रिया, हमने यूसीएस दिया तो क्या हुआ? यूसीआर आया। यूसीआर मतलब लार आया। हमने दूसरे चरण में पावलोव ने भोजन यानी यूसीएस के साथ में ध्वनि भी दे दी, भोजन यूसीएस के साथ में ध्वनि सीएस भी दे दी, तो क्या आया? लार आई। इसी को कहते हैं यूसीआर। इसके बाद में ध्वनि, तीसरे चरण में ओनली ध्वनि दी तो भी कुत्ते ने लार निकाली, जिसे क्या कहा गया? सीआर। ध्यान में रखना है, ये सब पूरा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पर दिख रहा होगा अलग से जो लिखा हुआ है। ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस, और भोजन को कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक, यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। पावलोव सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है? पावलोव के जो सिद्धांत है उसके क्या क्या उपयोग है, तो देखते हैं।
शैक्षिक उपयोग क्या है? अक्षर विन्यास, शब्द अर्थ, भाषा विकास में सहायक है। व्यवहार एवं दृष्टिकोण का निर्माण करने में पावलक के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। आदतों के निर्माण एवं छुटकारे में भी पावलक का सिद्धांत उपयोगी है। पशुओं के प्रशिक्षण में पावलक का सिद्धांत सहायक है और संवेगात्मक रूप से पीड़ित बालकों का उपचार करने में भी पावलव का सिद्धांत उपयोगी माना जाता है। आगे हम देखते हैं अनुबंधन की विधियाँ क्या है। अनुबंधन की कितनी विधियाँ है ये आपको देखना है। यहाँ पर समकालिक या सहकालिक अनुबंधन, ये चारों विधियाँ एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगी। समकालिक सहकालिक अनुबंधन, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यह अनुबंधन तब बनता है जब CS यानी ध्वनि, UCS भोजन एक साथ दिया जाए। तो समकालिक या सहकालिक अनुबंधन कब बनता है? जब CS प्लस UCS एक साथ दिया जाए। विलंबित अनुबंधन, यह अनुबंधन तब बनता है जब पहले CS तुरंत बाद UCS दिया जाए। समकालिक कब बनता है? जब CS प्लस UCS एक साथ दिया जाए। और विलंबित बनता है जब पहले CS उसके कुछ देर बाद में क्या दिया जाए? UCS। और यहाँ पर समय अंतराल बताया गया सिर्फ 2 सेकंड का। 2 सेकंड के अंदर आपने CS दिया, आपने घंटी बजाई, उसके 2 सेकंड के बाद ही आपको UCS देना होगा। अनुबंधन करने के लिए UCS यानी कि भोजन आपको देना ही होगा। और विलंबित अनुबंधन, इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली अनुबंधन बनता है। तो चारों ऑप्शन होंगे, जो चारों विधियाँ हम पढ़ रहे हैं, ये चारों विधियाँ हमारे सामने होगी। और क्वेश्चन होगा निम्न में से किस विधि में सर्वाधिक प्रभावशाली अनुबंधन बनता है? तो हमारा आंसर होगा विलंबित अनुबंधन में। विलंबित अनुबंधन में क्वेश्चन इसके विलंबित को देकर आप चौक मत जाना, आपको यही ध्यान में रखना है, विलंबित अनुबंधन में सर्वाधिक प्रभावशाली अनुबंधन बनता है। चिन्ह या अवशेष अनुबंधन, यह अनुबंधन तब बनता है जब पहले CS किंतु बहुत देर बाद UCS दिया जाए। पृष्ठोन्मुखी पश्चगामी अनुबंधन, पहले UCS बाद में CS दिया जाता है। और इसमें अनुबंधन नहीं बनता है। किसमें? पृष्ठोन्मुखी में या पश्चगामी में। UCS दे दिया, बहुत देर बाद में हम CS दे रहे हैं, तो फिर अनुबंधन नहीं बनेगा। अनुबंधन बनाने के लिए हमको UCS के साथ में तुरंत हमको CS देना पड़ेगा। विलोपन क्या होता है? इंग्लिश में इसको एक्सटीनेंशन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। इंग्लिश वाला शब्द आपको एक्सटीनेंशन, जब UCS भोजन को न देकर केवल CS यानी घंटी बजाया जाए तो एक समय ऐसा आता है जब प्राणी अनुक्रिया करना बंद कर देता है, अर्थात अनुबंधन टूट जाता है, और इसी को विलोपन कहते हैं। विलोपन का कारण क्या बताया पावलोव ने? विलोपन का कारण बताया है UCS की अनुपस्थिति यानी भोजन की अनुपस्थिति, और केवल CS ही दिया जाना, बार बार घंटी बजाते रहना, और पुनर्बलन की कमी। पुनर्बलन की मतलब UCS की कमी, तो ये विलोपन हो जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक विभेदन क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक विभेदन, जब प्राणी के सामने CS ध्वनि से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक प्रस्तुत किए जाए और वह उनके प्रति भी वैसी अनुक्रिया करने लगे जैसी वो CS के साथ में कर रहा था, अर्थात लार टपकाने लगे, तो इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। यानी कि वो अन्य ध्वनियों को नहीं पहचान पा रहा है, घंटे के समान अन्य कोई ध्वनि बज रही है तो उसको देखकर भी कुत्ता लार टपका रहा है, इसको कहेंगे हम उद्दीपक सामान्यीकरण। जबकि प्राणी अन्य उद्दीपकों को पहचान लेता है, अन्य ध्वनि को, अन्य CS को पहचान लेता है, तो इसे कहेंगे उद्दीपक विभेदीकरण। क्या कहेंगे? उद्दीपक विभेदीकरण। पावलोव के अनुसार उद्दीपकों के प्रकार क्या है? अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित को कहते हैं हम CS, अनानुबंधित उद्दीपक को कहते हैं हम UCS। इसमें से पावलोव ने अनानुबंधित उद्दीपक के 2 प्रकार बताए, ऐषणात्मक और विकर्षणात्मक। ऐषणात्मक उद्दीपक वे होते हैं जिनसे प्राणी को संतुष्टि मिलती है, जैसे पानी, भोजन, लैंगिक संबंध इत्यादि। और विकर्षणात्मक उद्दीपक वे होते हैं जो प्राणी के लिए कष्टदायक होते हैं, जैसे तेज शोर का होना, कड़वा या तीखा स्वाद। तो पावलोव ने उद्दीपक के प्रकार बताए 2, अनुबंधित और अनानुबंधित।
अनानुबंधित को दो भागों में बांटा है, ऐषणात्मक में और विकृष्णात्मक में। एक रचनात्मक उद्दीपक वे होते हैं जो प्राणी को संतुष्टि प्रदान करते हैं, जैसे पानी, भोजन, लैंगिक संबंध इत्यादि। और विकृष्णात्मक उद्दीपक वे होते हैं जो प्राणी को कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे तेज शोर, कड़वा तीखा स्वाद। आगे हमारा अधिगम का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, आरएस थ्योरी, और इसका प्रतिपादन किया था बीएफ स्किनर, बुडरस फ्रेडरिक स्किनर ने। कब किया था? 1938 में। इसके उपनाम देके हम क्रिया प्रसूत के तो प्रेरणास्पद अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, रसायनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, शायद दो बार लिख दिया यहाँ पर मैंने, क्रियात्मक अनुबंधन। मुख्य नाम थे यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दिया? स्किनर ने। कब दिया? 1938 में, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। बीएफ स्किनर, ये लाइन आपको यहाँ पर जरूर ध्यान में रखनी है कि बीएफ स्किनर कौन से व्यवहारवादी है? तो बीएफ स्किनर मौलिक व्यवहारवादी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा थॉर्नडाइक पढ़ा, उसमें भी स्टुबुलस उद्दीपक सामने था। पाउला पढ़ा, पाउला में भी स्टुबुलस सामने था। लेकिन स्किनर के जो सिद्धांत है उसके अंदर स्टुबुलस सामने नहीं होता है, यानी कि उद्दीपक सामने नहीं होता है, बिना उद्दीपक के भी प्राणी क्रिया करता है, और उसके बाद में जैसे उसको उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है, तो वो उद्दीपक करने के लिए तैयार हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है। इस प्रकार का सिद्धांत स्किनर ने दिया, इसलिए स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक जगह आपको बता दिया है, व्यवहारवाद का जनक माने जाते हैं कौन? वाटसन। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर सुधारने पर बल दिया जाता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में पहले क्रिया की जाती है, जिसके तुरंत बाद उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन दिया जाता है। इसी कारण से इस सिद्धांत को आरएस थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। रेस्पॉन्स स्टुबुलस थ्योरी कहते हैं। आरएस का नाम यह है। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? पुनर्बलन। इन्होंने क्या किया था? ये एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पर कुछ दाने रख दिए। अब यहाँ पर जो रास्ता है, यहाँ पर एक चूहे को छोड़ दिया, रेड को। चूहा यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर इसको कुछ नहीं दे रहा है, वो यहाँ से वापस भी आ सकता है, लेकिन वो जा रहा है। जैसे यहाँ पर आया, लीवर दबा, उसको खाना मिल गया, तो उसने सोचा कि यहाँ तो आगे चलना अच्छा है, फिर वो आगे जाएगा, फिर उसको खाना मिल जाएगा। इस प्रकार से वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले उसने क्रिया की, उसको उद्दीपक मिला, प्रोत्साहन मिला, फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसको उद्दीपक मिला, फिर प्रोत्साहन मिला, फिर वो आगे बढ़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। तो स्किनर के प्रयोग में क्या किया? पहले क्रिया होती है, उसके बाद में उद्दीपक मिलता है, उद्दीपक के रूप में उसको पुनर्बलन दिया जाता है। तो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? पुनर्बलन। स्किनर ने अपने प्रयोग में एक पजल बॉक्स का प्रयोग किया था, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यही बॉक्स आगे जाकर टीचिंग मशीन अर्थात शिक्षण में यंत्रों का प्रयोग करने का आधार बना। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग क्या है? शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने से पूर्व अपने शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट कर लेना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में छात्रों के उन्हीं व्यवहारों की ओर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वो शिक्षक के डर से न करके स्वयं करते हो। शिक्षक को कक्षा में भाषण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। शिक्षकों को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। शेपिंग का अन्य नाम है कर्मिक सन्निकटन विधि। कर्मिक सन्निकटन विधि प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना शेपिंग है। कर्मिक सन्निकटन विधि है, प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना शेपिंग है। सकर्मिक सन्निकटन विधि है। चेनिंग क्या है? अंतिम वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। ये दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, शेपिंग और चेनिंग। शेपिंग का अन्य नाम मैंने यहाँ पर बताया है कर्मिक सन्निकटन विधि। गौर से सुनना है, इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली होकर बोल रहा हूँ यहाँ पर। शेपिंग कर्मिक सन्निकटन विधि का मतलब है प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना क्या कहलाता है? शेपिंग। अंतिम वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना क्या कहलाता है? चेनिंग।
दोनों शब्द आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। चलो आगे चलते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्रामड लर्निंग, इसके जनक माने जाते हैं BF स्किनर। अभिकर्मित अनुदेशन या फिर प्रोग्रामड लर्निंग और जनक माने जाते हैं BF स्किनर। इसमें विषय वस्तु क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाया जाता है। इसमें छात्र पहले अनुक्रिया करता है, जिसके तुरंत बाद उसे पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक दिया जाता है। इसमें छात्र स्वयं स्वगति से सीखता है, स्वयं मूल्यांकन करता है तथा शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो ध्यान में रखना है, अभिकर्मित अनुदेशन में शिक्षक की भूमिका है सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक की। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार क्या है? बाह्य या रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें छात्रों पर अभिकर्मक प्रोग्रामर यानी कि शिक्षक का नियंत्रण रहता है और सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुकरण करते हैं, इसलिए इसे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कहते हैं और यह छोटे स्तर के बालकों हेतु उपयोगी माना जाता है। शाकीय या आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं नॉर्मन एन क्राउडर। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन को देखें तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और शाकीय या आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन में निदान और उपचार साथ साथ होते हैं। किस अभिकर्मित अनुदेशन में निदान और उपचार साथ साथ होते हैं? तो होगा शाकीय या आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन और इसमें स्वगति का नियम लागू होता है। अवरोही या मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं थॉमस एस गिलबर्ट। इसमें अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें विषय वस्तु में निपुणता पर बल दिया जाता है। अवरोही में निपुणता पर बल दिया जाता है, मास्टरी। यह उच्च स्तर के बालकों हेतु उपयोगी है। यहाँ पर हम देखें पुनर्बलन अनुसूची, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें उल्लेख होता है कि व्यक्ति को कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय बाद पुनर्बलन दिया जाएगा। पुनर्बलन अनुसूची का अर्थ है व्यक्ति को कितनी अनुक्रिया करने के बाद में या कितने समय के बाद में पुनर्बलन दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं पुनर्बलन अनुसूची क्या है। सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसे 100% पुनर्बलन भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाता है। रेगुलर निश्चित अंतराल पुनर्बलन, इसमें एक निश्चित समय के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन मिलना। क्या हो गया? निश्चित समय बाद में एक पुनर्बलन हो गया। और निश्चित अनुपात पुनर्बलन, इसमें अनुक्रिया की एक निश्चित संख्या के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे 15 इकाई कार्य करने पर पुनर्बलन देना, 15 मिनट बाद 15 चोंच मारने पर कबूतर को दाने देना। निश्चित संख्या के बाद में अनुपात के बाद में ये पुनर्बलन दिया जाता है, उसको कहते हैं निश्चित अनुपात पुनर्बलन। परिवर्त्य या वेरिएबल पुनर्बलन, अनुक्रियाओं की किसी भी या कितनी भी संख्या पर दिया जाने वाला पुनर्बलन होता है परिवर्त्य पुनर्बलन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पुनर्बलन की सूची के बारे में, सतत के बारे में, निश्चित अंतराल के बारे में, निश्चित अनुपात के बारे में और परिवर्त्य के बारे में। आरंभ में सतत पुनर्बलन आवश्यक होता है, लेकिन विलोपन से बचने के लिए परिवर्त्य पुनर्बलन भी आवश्यक है, क्योंकि परिवर्त्य पुनर्बलन में हम पुनर्बलन कभी भी दे सकते हैं। सही क्रिया करने पर, गलत क्रिया करने पर कभी भी हम ये दे सकते हैं परिवर्त्य पुनर्बलन। स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूची को 2 भागों में बांटा है, आंशिक, किसी क्रिया के बाद देना, किसी के बाद नहीं देना, और सतत पुनर्बलन हर सही क्रिया के बाद में पुनर्बलन देना, और आंशिक में किसी क्रिया के बाद में पुनर्बलन देना, किसी क्रिया के बाद में पुनर्बलन नहीं देना। स्किनर ने सीखने में अंतर्नोद की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। अंतर्नोद को कहते हैं ड्राइव, DRIV, ड्राइव कहते हैं अंतर्नोद को। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं अल्बर्ट एस बांडुरा। इसके उपनाम है सामाजिक सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना और प्रेक्षणात्मक सीखना,
अवलोकन द्वारा सीखना, मॉडलिंग थ्योरी। पुस्तक लिखी थी अल्बर्ट बांडुरा ने, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, 1986। अल्बर्ट बांडुरा ने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन एवं प्रेक्षण करके सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे सामाजिक संज्ञानात्मक सीखना या मॉडलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बांडुरा को महिला परिधानों पर टीवी का क्या प्रभाव पड़ता है तथा बोबो डॉल का प्रयोग के संबंध में 1898 में थॉर्नडाइक पुरस्कार दिया गया था। मॉडलिंग या सामाजिक सीखने के चरण क्या है? अवधान, अवधान माने अटेंशन, धारण या स्मरण, रिटेंशन, पुनरुत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, और प्रेरण, मोटिवेशन। ये मॉडलिंग सीखने के चरण माने बांडुरा ने अवधान, धारण, पुनरुत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण और प्रेरण। यहाँ पर बांडुरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बच्चे टीवी सीरियल में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को देखकर आक्रामकता सीखते हैं। कथन किसका है? अल्बर्ट बांडुरा का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है बांडुरा, वाल्टर मिस्केल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, यही हमको पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है इसमें बांडुरा के साथ में वाल्टर मिस्केल का नाम भी हमको पढ़ने को मिला है। यदि बांडुरा नहीं आता है तो हमको वाल्टर मिस्केल करना पड़ेगा। टालमेन व एडविन गुथरी सीखने के लिए पुनर्बलन को आवश्यक नहीं मानते हैं साहब, ध्यान में रखना साहब, यहाँ पे इम्पोर्टेंट। टोलमैन, एडविन गुथरी सीखने के लिए पुनर्बलन को आवश्यक नहीं मानते हैं, दोनों को नाम ध्यान में रखना है। और गुथरी तो अभ्यास को भी सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ध्यान में रखना है। टोलमैन, गुथरी बात करें तो गुथरी पुनर्बलन और अभ्यास को सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, और यहाँ पर टोलमैन पुनर्बलन को सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। आप आराम से देख सकते हैं, लिखा हुआ है। सीखने का पदानुक्रमिक सिद्धांत और इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट एम गेने का नाम गेगनी भी पढ़ने को मिलता है, तो एग्जाम में गेने नहीं है, गेगनी आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके उपनाम की बात करें तो पद सोपानिक सीखना, श्रृंखलाबद्ध सीखना, श्रेणीक्रम सीखना, हायरार्की लर्निंग, सीखने के स्तर, सीखने के चरण या सीखने के प्रकार, सीखने के चरण, ये इतने सारे इसके उपनाम हैं। और सीखने के कितने प्रकार बताएं रॉबर्ट एम गेने ने, तो सीखने के रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार बताए हैं, 8 चरण बताए हैं। संकेत अधिगम, सीखने का निम्न स्तर माना जाता है इसे, इस स्तर पर अनुबंधन से भाषा सीखते हैं, यह पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इस स्तर पर बालक उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध के आधार पर सीखते हैं, यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। श्रृंखला अधिगम, इस स्तर पर बालक अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला के माध्यम से सीखता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, विभेदन अधिगम, ऊपर के जो 3 हमने पढ़े हैं वही महत्वपूर्ण है वहाँ पर जो लिखा हुआ है। बाकी सबसे निम्न स्तर का कौन सा है, तो संकेत अधिगम हो जाएगा वहाँ पर। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, ये सबसे उच्च स्तर का माना जाता है, सबसे उच्च स्तर का माना जाता है समस्या समाधान अधिगम। और सबसे निम्न स्तर का माना जाता है संकेत अधिगम, संकेत अधिगम। एडविन गुथरी ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था कि प्राणी अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है और एक प्रयास में सीख लेता है। एडविन गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया में समीपता के आधार पर होता है। एडविन गुथरी के अनुसार सीखना होता है उद्दीपक व अनुक्रिया में समीपता के आधार पर। इसी कारण से एडविन गुथरी का सिद्धांत एक प्रयास से सीखना समीपता का सिद्धांत भी कहलाता है। एडविन गुथरी ने बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए थकान दहली श्रृंखला विधियों का उल्लेख किया है। एस आकारीय वक्र या सीढ़ीदार ट्रेस्ड वक्र, ये हम अधिगम के वक्र देखते हैं। पहले यहाँ से पेज आगे पीछे हो गया, अधिगम यहाँ से देखते हैं। अधिगम के वक्र, अधिगम या शिक्षण के वक्र।
इसके जनक किसको माना जाता है? जनक की बात करें तो हम एबिंगहास इसके जनक माने जाते हैं। किसके? शिक्षण या अधिगम वक्र के। वक्र ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समान निष्पादन या सरल रेखीय अधिगम वक्र। जब सीखने गति आरंभ से अंत तक एक समान रहती है तो इस प्रकार का वक्र बनता है। जब सीखने गति शुरू से लेकर अंतिम समय तक एक समान रहती है तो इस प्रकार का ये वक्र बनता है और इसको कहते हैं समान निष्पादन या सरल रेखीय अधिगम वक्र। इस तरह के वक्र बहुत कम बनते हैं, लेकिन कि किसी की स्पीड शुरू से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर अंतिम समय तक सीखने की जो स्पीड है किसी की एक समान ही रहे। 100 की स्पीड से चला है तो 100 की स्पीड से ही चलता रहे, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा है वर्धमान धनात्मक या नतोदर वक्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉनकेव कर्व। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है। ये इस प्रकार का ये बनता है। प्रारंभ में सीखने की गति इसमें धीमी होती है, फिर उसके बाद में तेज हो जाती है, तो इसको कहते हैं वर्धमान या धनात्मक नतोदर वक्र। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब प्रारंभ में बालक कठिन पाठ को पढ़ने या किसी कठिन समस्या के समाधान हेतु दिया जाता है। मान लो किसी बालक को प्रारंभ में कोई कठिन पाठ पढ़ने को दिया जाता है, किसी कठिन समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बालक शुरुआत में उस पाठ को पढ़ने में, उस समस्या को समझने में, उसका समाधान निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो उसके बारे में परिचित हो जाएगा, उसके बाद में उसकी जो पढ़ने की गति है, उसके समाधान करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है। ऋणात्मक अधिगम वक्र, नेगेटिव कर्व या उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र व बाद में धीमी हो जाए तो इससे नकारात्मक वक्र बनता है। सीखने के जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनके आंकड़ों के आधार पर बनने वाले वक्रों में सबसे सामान्य तथा लोकप्रिय वक्र माना जाता है। ध्यान में रखना मित्रों, यहाँ पर हम ऋणात्मक वक्र है, नेगेटिव है, उन्नतोदर है, कॉन्वेक्स है। सबसे सामान्य लोकप्रिय वक्र किसे माना जाता है? तो इसी को माना जाता है। कहीं हम ऋणात्मक को देखकर धनात्मक में नहीं चल जाए। सबसे लोकप्रिय अधिगम वक्र माना जाता है, धनात्मक को गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको ऋणात्मक को ही चुनना पड़ेगा। सबसे सामान्य लोकप्रिय वक्र माना जाता है ऋणात्मक अधिगम वक्र। एस आकारीय अधिगम वक्र, एस आकारीय वक्र सीढ़ीदार या ट्रेसड वक्र, एस टाइप कर्व। इस प्रकार का वक्र तब बनता है जब सीखने की गति कभी तेज और कभी धीमी होती है। जब छात्र को ऐसा पाठ पढ़ने को दिया जाए जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है तथा पूरा पाठ समान रूप से कठिन भी है, तो इससे बनने वाला वक्र कैसा होगा? एस आकारीय होगा। इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का। ठीक है। तो ये एस आकार का अधिगम वक्र हो जाएगा। एस आकारीय वक्र में वर्धमान व ह्रास, वर्धमान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं इस आकारीय वक्र में। इस प्रकार से बन रहा है, तो कहीं पर प्लस भी हो रहा है, कहीं पर माइनस भी हो रहा है। और इसमें सर्वाधिक अधिगम पठार बनते हैं। किस अधिगम वक्र में सर्वाधिक अधिगम पठार बनते हैं? तो एस आकारीय अधिगम वक्र में सर्वाधिक अधिगम पठार बनते हैं। अब ये अधिगम पठार होता क्या है? जब सीखने गति में कोई उन्नति नहीं होती है, कोई प्रगति नहीं होती है, तो अधिगम का पठार बनता है। ये एस आकारीय बन गया। अब यहाँ पर सीखने गति में कोई गति नहीं हो रही है, यहाँ पर सीखने गति में कोई गति नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये अधिगम का पठार, ये पठार बन गया। ठीक है। यहाँ पर ना तो बच्चा सीख रहा है, ना तो उसके सीखने में बढ़ोतरी हो रही है, ना उसके सीखने में कोई कमी हो रही है, तो इसको कहेंगे हम अधिगम का पठार। मनोवैज्ञानिक रुक ने अधिगम पठार बनने के निम्न 3 कारण बताए हैं। मुख्य रूप से 3 कारण बताए हैं और A.K. मलिक साहब की बुक में ये सब पढ़ने को हमको मिला है। क्या लिखा है मलिक साहब ने? A.K. अरुण कुमार सिंह ने। मलिक सर का नाम याद आ गया। मनोवैज्ञानिक रुकने अधिगम पठार बनने के निम्न 3 कारण माने। छात्र में किसी पाठ को सीखने की रुचि का अभाव हो जाए तो भी उसमें अधिगम का पठार बन जाएगा।
जब छात्र को पूर्व में सीखे गए अनुभवों से कोई मदद नहीं मिलती है तो भी उसमें अधिगम का पठार बनेगा। जब छात्र सीखने के दौरान एक विधि को छोड़कर किसी नई विधि को अपना लेता है तो भी अधिगम का पठार बनेगा। ठीक है, ये अधिगम के मुख्य कारण माने, अधिगम पठार बनने का मुख्य कारण माना है रुकने। इसके अलावा अन्य भी कारण है, विषय वस्तु का कठिन होना, शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शिक्षण विधियों का अनुचित होना, शारीरिक मानसिक थकान का होना छात्रों में, और छात्रों में अभिप्रेरणा का अभाव होना, निष्पादन से पूर्ण संतुष्टि। आगे आता है अधिगम या प्रशिक्षण का अंतरण। ये क्या होता है? जब छात्र किसी नए कौशल को सीखते हैं तो उन पर पहले के सीखे गए कौशलों का प्रभाव पड़ता है। इस पढ़ने वाले प्रभाव को सीखने का या प्रशिक्षण का अंतरण कहा जाता है, लर्निंग ऑफ ट्रांसफर कहा जाता है। जब पहले के सीखे हुए ज्ञान का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के सीखने पर पड़ता है तो इसे अधिगम का अंतरण कहा जाता है। परिभाषा किसकी है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की। ब्लेयर, जोर और सिम्पसन की। सकारात्मक अधिगम अंतरण ये क्या होता है? जब पहले सीखे गए कौशल किसी नए कौशल के सीखने में सहायता प्रदान करे तो सकारात्मक अधिगम अंतरण होगा। जैसे हिंदी भाषा सीखने के बाद में बालक को भोजपुरी भाषा सिखाया जाए तो आराम से सीख लेगा। नकारात्मक अधिगम अंतरण जब पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल नई विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचे तो इसे नकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा सीखने के बाद में उर्दू सीखना, जनवरी के महीने की तिथि लिखने में गलती होना, पूरी साल चली है 2020 से हमने लिखा है 11/12/2020, अब 1 जनवरी आई तो वहाँ पर हमने गलती कर दी, एक करके हमने 2020 लिख दिया, जबकि लिखना था हमको 2021। तो साल भर हमने 2020 लिखा, इसलिए हमको यहाँ अधिगम हो गया। अब ये सीखा हुआ कौशल हमको 2021 लिखने में थोड़ा बाधा पहुँचा रहा है, तो इसको कहेंगे हम नकारात्मक अधिगम अंतरण। जनवरी के महीने में गलत तिथि लिखने में गलती होना किस अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो वहाँ होगा हमारा नकारात्मक अधिगम अंतरण। नोट: जब पहले सीखे गए कौशल एवं वर्तमान में सीखे जाने वाले कौशल में समानता होती है तो धनात्मक अंतरण अधिगम होता है, लेकिन यदि इन दोनों में असमानता है तो ऋणात्मक अंतरण अधिक होगा। यानी कि यदि कोई साइकिल चलाकर स्कूटी चलाना सीख रहा है तो उसको स्कूटी चलाने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन यदि कोई साइकिल चलाकर 4 व्हीलर चला रहा है तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है। शून्य अधिगम अंतरण: जब पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव वर्तमान में सीखे जा रहे कौशल पर न तो नकारात्मक रूप से पड़े न ही धनात्मक रूप से पड़े तो इसको कहेंगे हम शून्य अधिगम अंतरण। पढ़ना सीखने के बाद में खाना बनाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़े हुए कौशल का, पढ़े हुए ज्ञान का खाना बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अधिगम अंतरण के अन्य प्रमुख प्रकार भी बताए गए हैं। द्विपार्श्विक या पार्श्वीय या बायलिटरल ट्रांसफर: जब शरीर के दाएं अंग द्वारा सीखे गए कौशल का उपयोग बाएं अंग द्वारा उसी कौशल का उपयोग करने पर किया जाए। जैसे दाएं हाथ में चोट लग गई तो हम बाएं हाथ से आराम से लिख लेंगे, भले लिखने में थोड़ी हमारी राइटिंग सही नहीं बने लेकिन हम आराम से वो लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। पार्श्वीय या पार्श्विक अधिगम अंतरण: सीखे गए ज्ञान या कौशल का उपयोग उसी स्तर के नए ज्ञान या कौशल को सीखने में करना, ये पार्श्वीय या पार्श्विक अधिगम अंतरण होगा। कक्षा में बालक को 6-2 सिखा दिया 4। अब बालक घर जाता है तो घर जाकर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि फ्रिज में 6 केले रखे हुए हैं, उनमें से 2 आप ले लो और बाकी के वहाँ पर रख के आ जाओ। तो बालक को पता है कि 6 में से 2 मैंने ले लिया तो कितने रखना है? 4 रखना है। तो बालक ने कक्षा में 6-2 सीखा है, उसी का प्रयोग वो घर पर आकर कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अधिगम अंतरण होगा? पार्श्वीय या पार्श्विक। लंबवत या अनुलंब या ऊर्ध्वाधर अंतरण वर्टिकल ट्रांसफर: जब पूर्व में सीखे गए कौशल या ज्ञान का उपयोग उच्च स्तरीय कौशल या ज्ञान को सीखने में उपयोगी हो। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद में स्कूटी चलाना। गेगनी या फिर गेने ने, ध्यान रखना मैंने बताया ऊपर गेगनी या गेने एक ही बात है, गेगनी या गेने। इस अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने के समान माना है। किसको? लंबवत अनुलंब ऊर्ध्वाधर अंतरण वर्टिकल ट्रांसफर को गेने ने
क्या माना है? सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने के समान माना है। अनुक्रमिक अंतरण, विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक अधिगम अंतरण कहते हैं। क्रम से सीखना, जैसे जोड़ना सीखा, माइनस करना सीखा, गुणा करना सीखा, अब आगे का जो क्रम कौन सा है? भाग करना। तो हम ये सीखने के बाद में भाग करना आराम से सीख लेंगे और इसी को कहेंगे हम अनुक्रमिक अंतरण। क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक बालक प्लस करना, घटाव करना, गुणा करना सीखने के बाद में भाग करना आराम से सीख लेता है, तो यह कौन सा अधिगम अंतरण होगा? यहाँ पर सकारात्मक नहीं आता है, यहाँ पर धनात्मक नहीं आता है, और कोई ऑप्शन होता है और उसमें एक ऑप्शन होता है अनुक्रमिक अंतरण का, तो हमारा आंसर होगा अनुक्रमिक अंतरण। समस्तर अधिगम अंतरण, समस्तर अधिगम अंतरण ऐसे अंतरण को कहा जाता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल को सीखने में होता है। पार्श्वीय या अनुक्रमिक अंतरण समस्तर अंतरण के उदाहरण माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट, मनोवैज्ञानिक शुंक ने अधिगम अंतरण के निम्न प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिक शुंक ने, SUNK इनका नाम है शुंक, इन्होंने अधिगम अंतरण के कितने प्रकार बताए? 4, समीपवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड, उच्च रोड। यहाँ पर कुछ नहीं है, समझने का कुछ नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। फिर केवल आपको यहाँ पर यही याद रखना है, शुंक ने अधिगम अंतरण कितने प्रकार माने? 4। कौन कौन से हैं? समीपवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड, उच्च रोड। या तो 3 देगा, 1 गलत देगा, उसको हटवाएगा, या फिर 3 गलत देगा, 1 सही देगा, उसको करवाएगा शुंक के अनुसार। अधिगम अंतरण का समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम अंतरण का समरूप तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। निर्मितवाद या संरचनावादी अन्वेषणात्मक अधिगम, निर्मितवाद को कक्षा कक्ष में उपयोग करने का श्रेय जॉन डीवी और जीन पियाजे को दिया जाता है। निर्मितवाद को कक्षा कक्ष में उपयोग करने का श्रेय जॉन डीवी व जीन पियाजे को दिया जाता है। और निर्मितवाद की उत्पत्ति किससे हुई है? संज्ञानवाद से हुई है। जीन पियाजे को व्यक्तिक निर्मितवाद का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का मानना है कि बालक स्वयं ज्ञान की खोज करके स्वयं सीखता है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। व्यक्ति निर्मितवाद के जनक जीन पियाजे, सामाजिक निर्मितवाद के जनक लेव वाइगोत्स्की। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान के निर्माण में बालक के सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के ज्ञान के निर्माण में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, कथन है लेव वाइगोत्स्की का, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, जेरोम एस बुर्नर की रचना में बालक की संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। जेरोम एस बुर्नर भी ज्ञान की रचना में, ज्ञान के निर्माण में बालक की संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। और जेरोम एस बुर्नर ने तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य भी कहा है जो हमको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। बच्चा नगर बंदर नहीं है, बच्चा नगर बंदर के समान नहीं है, अपितु एक संस्कृति युक्त बालक है, मानव है, जिसका संस्कृति बिना कोई औचित्य नहीं है। कथन किसका है? जेरोम एस बुर्नर का। जेरोम एस बुर्नर व लेव वाइगोत्स्की सीखने में वयस्कों के सहयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सीखने में वयस्कों के सहयोग को महत्वपूर्ण मानता है? तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, जेरोम एस बुर्नर और वाइगोत्स्की दोनों सीखने में वयस्कों के सहयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी अवधारणा को बुर्नर ने इसके फोल्डिंग तथा वाइगोत्स्की ने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। अब यहाँ पर निर्मितवाद की विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। ज्ञान का अस्तित्व बाहर नहीं अपितु बालक अपने मन में स्वयं करता है। ज्ञान का अस्तित्व बाहर नहीं अपितु बालक अपने मन में ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। शिक्षक को सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। कक्षा कक्ष में निर्मितवाद की उपयोगिता क्या क्या है? छात्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विचार विमर्श करने का अवसर दे। छात्रों के चिंतन को चुनौती दे, जिससे वो नवीन चिंतन कर सके और अपना चिंतन मौलिक बना सके। जेरोम एस बुर्नर का निर्मितवाद क्या है? बुर्नर ने अपनी पुस्तक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन
पुस्तक का नाम याद में रखना है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में निर्मितवाद की व्याख्या की है तथा ज्ञान की रचना के संदर्भ में बालक के विकास की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी है? अधिनियम, विधि निर्माण, सक्रियता अवस्था। इनएक्टिव स्टेज, इंग्लिश का नाम जरूर याद में रखना है, इनएक्टिव स्टेज। क्या लिखा है इसमें? इस अवस्था में बालक अपनी अनुक्रिया को गामक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। जेरम एस बुरनर के अनुसार किस अवस्था में बालक अपने अनुक्रियाओं को गामक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है? तो वो होगा अधिनियम, विधि नियम, इनएक्टिव स्टेज, सक्रियता अवस्था, 0 से 18 माह की अवस्था। प्रतिमा परक या बिंब या अनुप्रतीकात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, 18 माह से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों का मानसिक निरूपण करता है। प्रतीकात्मक या संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, 7 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर ये एंड हो गया मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर एंड होती है और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पीड से भले पढ़ाया होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम समय तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आप नोट्स बना सकेंगे। या फिर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, उनको बताएं, उनको दिखाएं कि वो यहाँ से मनोविज्ञान तैयार कर सकते हैं रीड के लिए, जो कि मैं यहाँ पर मनोविज्ञान पूरा अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा कुछ लिखा था, उसको मैं दिखाता हूँ मित्रों। यहाँ पर क्या है ये? भाग्य का दूसरा नाम क्या है? विचार है। और विचार से कर्म का निर्माण होता है, और कर्म से आदत का, और आदत से संस्कार का, आदत से संस्कार का, और संस्कार से प्रारब्ध का निर्माण होता है। विचार, शुरू से आप देखें, भाग्य का दूसरा नाम विचार है। विचार से कर्म का, और कर्म से आदत का, और आदत से संस्कार का निर्माण होता है, और संस्कारों से ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारा प्रारब्ध होगा, जैसे हमारा चरित्र होगा वैसे ही हमारा भाग्य होगा। इसलिए हमको हमारे चरित्र की शुद्धता पर बल देना चाहिए। शिक्षक को, एक विद्यार्थी वर्ग को हमेशा अपने चरित्र की शुद्धता पर बल देना चाहिए। यदि हमारा चरित्र सही है, हमारे संस्कार सही है, तो हमारा प्रारब्ध भी सही होगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ में आज की क्लास का समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।